बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की जिस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ, ये बहुत ही अहम रेमेडी है हमारे ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए। यानी ऐसे जो हमारे एल्डर लोग होते हैं या हमारे बूढ़े लोग होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, जिनको नर्वस सिस्टम की जो है ना वो कमज़ोरी की वजह से पार्किंसन डिजीज़ का इशू देखने में आ रहा है, या किसी को अल्जाइमर डिजीज़ का इशू देखने में आ रहा है, या किसी को जो है ना एक डिमेंशिया का इशू देखने में आ रहा है। तो इन जो बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही अहम रेमेडी है ये। यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम पे असर करती है, और जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है उनमें ये पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। तो आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन आर्निया डेडिमा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर, और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन आर्निया डेडिमा, ये एक स्पाइडर जो है ना उसके पॉइजन से मेडिसिन जो है ना वो तैयार होती है, और ये ख़ास तौर पर इस मेडिसिन का जो है ना हमारे बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि एज के साथ साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, और उस कमज़ोरी की वजह से अक्सर का जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको चलने में जो है ना वो इशू आ रहा है। यानी उनको पार्किंसन डिजीज़ का इशू देखने में आ रहा है। यानी उनको जब वो चलते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो आगे की तरफ गिर जाएंगे, और उनकी जो एक ट्रेमलिंग होती है हाथ और पाँव में, वो अनकंट्रोल मूवमेंट जो है ना वो देखने में आती है। यानी उनके हाथों पे उनका कंट्रोल नहीं होता, और हाथ जो है ना वो मसलसल जो है ना वो उसमें टिंगलिंग हो रही होती है। और उसके साथ साथ अगर किसी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको जो है ना एक अल्जाइमर डिजीज़ का इशू देखने में आ रहा है, उनकी जो याददाश्त है उसमें कमज़ोरी हो गई हो, या फिर अगर कोई बच्चा है तो उनमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो है उनके उसका डिसऑर्डर जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे हम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेड की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको हेड जो है ना वो एक भारीपन महसूस होता हो, और उस पेशेंट को सर्दी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लगती हो, और पेशेंट जो है ना उनको थोड़ा अंदर से जो है ना एक फीवर जो है ना वो महसूस होता हो, और पेशेंट को वीकनेस महसूस होती हो, और पेशेंट के जो माइंड है उसमें रेस्टलेस जो है ना वो पाई जाती हो, चिड़चिड़ापन पाया जाता हो, और पेशेंट जो है ना वो खुद से जो है ना वो जो बातें वो करता हो। तो अगर किसी के माइंड में जो है ना वो रेस्टलेस है, चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और पेशेंट को जो है ना इस तमाम रीज़न की वजह से इंसोम्निया का इशू देखने में आ रहा है, और वो पेशेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चिली जो है ना महसूस करता है। यानी उनको सर्दी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लगती है, और सर्दी से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है। तो अगर किसी को माइंड में इस तरह के सिम्टम देखने में आते हैं तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो लंग्स है, अगर किसी के लंग्स पे पेशेंट को शदीद किस्म की जो है ना एक कफ देखने में आती है, और उस कफ जो है ना वो सर्दी से बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है, और जैसे ही सर्दी होती है पेशेंट को जो कफ वाला सिम्टम है उसमें बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन जो है ना वो देखने में आ रही हो, तो वो शदीद खांसी की वजह से अगर किसी के कफ में जो है ना एक ब्लड का जो है ना सिम्टम वो भी देखने में आ रहा हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। स्प्लीन वाले रीजन पे बहुत ही अच्छा असर करती है।
यानी ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया का इशू हो रहा हो और उसकी वजह से जो आरपीसी है उसकी हेमोलाइसिस हो रही हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी जो है ना वो लग रही हो, यानी पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिली हो और वो टेम्प सीजन में जो टेम्प सीजन है उसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक कोल्डनेस जो है ना इस तरह का सिम्टम देखने में आ रहा हो। तो अगर किसी पेशेंट को जो है ना वो मलेरिया हुआ है और उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना सर्दी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो उस रीज़न में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। मर्द होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उस स्मोकिंग की वजह से उनको जो राइट साइड का जो है ना एक फेशियल नोराल्जिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और उसके साथ साथ उनको जो है ना एक हेड में जो ना राइट साइडेड माइग्रेन का सिम्टम भी देखने में आता है। तो अगर किसी जो मर्द है वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करता है, वो तंबाकू ज़्यादा इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से उनको राइट साइड जो है ना वो नोराल्जिया हुआ है, वो फेशियल नोराल्जिया, उस इधर से जो है ना वो जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन की साइड जो है ना शक्ल में नीचे की तरफ नीचली वाले जाह की तरफ जो है ना वो शिफ्टिंग होता है और उसकी वजह से पेशेंट को राइट साइड जो है ना एक माइग्रेन का सिम्टम देखने में आता है। तो अगर किसी के हेड पे इस तरह का सिम्टम देखने में आए और उसको राइट साइड फेशियल नोराल्जिया का सिम्टम भी देखने में आ रहा हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो इस मेडिसिन को हम जो सिगरेट नोशी है या तंबाकू है उसको एंटीटोड के सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हो और उस स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को राइट साइडेड माइग्रेन का इशू देखने में आ रहा हो, तो उस माइग्रेन में रिलीफ के लिए इस मेडिसिन को हम एज ए स्मोकिंग की एंटीटोड के सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। वो जॉइंट में जो है ना एक इन्फ्लामेशन देखने में आती हो और वो पेशेंट सर्दी से बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं, यानी जिनकी जो डिजीज़ हैं उनको जो गर्मी है उससे आराम मिलता हो और वो सर्दी से उनकी जो तकलीफ़ होती है उनमें एग्रावेशन देखने में आई। यानी जो पेशेंट होते हैं वो सर्दी से भागते हैं और वो गर्मी में भी खुद को जो है ना वो थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं, तो उनके जॉइंट में जो है ना वो सर्दी से इन्फ्लामेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी पेशेंट के जॉइंट में इन्फ्लामेशन है और वो सर्दी से बहुत ही ज़्यादा हसास है और उनको जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा हैं उनमें एक भारीपन जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये इन्फ्लामेशन को दूर करती है और उसकी वजह से जो टेंडरनेस है जॉइंट में उसको ये ख़त्म करती है और जो पेन है पेशेंट को उस जो स्वेलिंग की वजह से उसमें रिलीफ देती है। तो ये एक जॉइंट की इन्फ्लामेशन जो कि सर्दी से एग्रावेट होती है उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। वो खाना निकलने में दिक्कत होती है और उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी जो टांग है वो स्वेल कर गई हो और जैसे ही वो खाना खाते हैं वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, यानी उनको एक नोजिया टाइप जो है ना सिम्टम देखने में आता है और वो थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो उनको एक इस तरह का महसूस होता है कि जैसे सारा ही खाना जो है ना वो बाहर आ जाएगा। उनको एक जो निगलने में है ना उसमें एक दिक्कत का इशू देखने में आता है। उस तरह महसूस होता है कि जैसे ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी हसास हो गई है, उसमें स्वेलिंग हो गई है और वो थोड़ी सी बड़ी जो है ना वो महसूस होती है और उसमें एक भारीपन जो है ना वो महसूस होता है। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहे हों तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जो है ना वो एक क्लिनिकल स्पर में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है और क्लिनिकल स्पर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को जो है ना पाँव की जो एड़ी होती है उसमें थोड़ी सी जो है ना वो हड्डी जो है ना जो बोन होती है उसमें ग्रोथ हो चुकी होती है और उस जब वो एक्सरे कराते हैं तो उसमें इनकी जो हड्डी की ग्रोथ है उसका जो है ना एक निशानदेही होती है और उस हड्डी की ग्रोथ की वजह से पेशेंट को चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को देखने में आती है। डिजीज़ में जो पेशेंट है वो मुख्तलिफ तरह के जो है ना हील बहाने जो है ना वो करता है, यानी अगर वो थोड़ा सा सॉफ्ट जो है ना वो शूज़ पहनने की कोशिश करता है, उसके साथ साथ वो चलता कम है, फिर उसके साथ साथ एक और है कि कभी कभार उनको चलने की ज़रूरत पड़ेगी थी तो वो
जो है ना वो एड़ी उठा के चलने की कोशिश करेगा। तो इस तमाम सिम्टम में जो है ना वो दर्द से थोड़ा सा रिलीफ होता है, लेकिन ज़्यादा रिलीफ नहीं होता। तो अगर किसी पेशेंट को कल्किनल स्पर का इशू देखने में आ रहा है, यानी उनकी जो एड़ी होती है उसमें बोन की ग्रोथ हो चुकी हो और उस बोन की ग्रोथ की वजह से पेशेंट को चलने में जो है ना वो दिक्कत आ रही हो, बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और ऐसे पेशेंट जिसको आर्निया डायडीमा की ज़रूरत होती है, उनमें जो फीवर होता है उसमें एक पीरियडिकली जो है ना टाइम देखने में आता है। यानी जो फीवर होता है उसमें एक टाइम जो है ना दूसरे टाइम के इंटरवल में बहुत ही ज़्यादा मखसूस टाइम का वक्फा होता है। यानी अगर किसी पेशेंट को 3 बजे फीवर हुआ है तो वो दूसरे दिन ठीक 3 बजे ही पेशेंट को जो है ना फीवर का सिम्टम जो है ना पेशेंट को देखने में आएगा। तो इसमें जो एक फीवर का सिम्टम है वो एक पीरियडिकली जो है ना वो फॉलो करता है। तो बेसिकली वो फीवर सर्दी से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एहसास होता है, पेशेंट को सर्दी बहुत ही ज़्यादा लगती है। फीवर बेसिकली होता नहीं है, अगर किसी को फीवर हो तो उसमें एक पीरियडिकली जो है ना टाइम वो मेजर किया जाता है, यानी वो फीवर जो है ना एक पीरियडिकली टाइम फॉलो करता है। तो उसके साथ साथ ही ये मेडिसिन ल्यूकीमिया में भी असर करती है, यानी कैंसर में भी इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उस कैंसर में भी आरबीसी की जो है ना वो हीमोलाइसिस हो रही होती है और उसमें भी जो स्प्लीन वाला रीजन है उसमें स्वेलिंग देखने में आती है और उस स्प्लीन वाले रीजन की वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा चिली जो है ना वो महसूस करता है और सर्दी से पेशेंट बहुत ही एहसास होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह हमारे जिस्म पे असर करती है। तो आर्निया डायडीमा जो है ना ये एक हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी जिन डिजीज़ में होती है और उसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है। तो अगर किसी पेशेंट की जो आरबीसीज है उसकी जो है डिजनरेशन हो रही हो और उसके साथ साथ जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो रहा हो, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन आर्निया डायडीमा को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ कल्किनल स्पर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज़ का इशू है वो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का इशू है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ का इशू है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को बच्चे को ADHD का इशू देखने में आ रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस का इशू है और उसमें बच्चे को ADHD का इशू देखने में आ रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलेरिया में भी इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन आर्निया डायडीमा को हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन आर्निया डायडीमा इसे हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 30 CH पोटेंसी में से हम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम डिजीज़ में जो मैंने बताई हैं ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ये सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सिर्फ डिजीज़ से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।